अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। इस जीप का रुख किस तरफ है? फ्रेडरिक ने पूछा। वो जंगल के अंदर बढ़ रही है और इसकी हेडलाइट्स भी ऑफ हैं और जिन रास्तों पर वो सफ़र कर रही है इसके मुताबिक ये लोग होल्टन के बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इस जीप में पाकिस्तानी एजेंट्स हैं तो फिर वो जंगल के अंदर से क्यों आ रहे हैं? इन्हें तो सड़क के रास्ते डायरेक्ट होल्टन आना चाहिए। इन्होंने यहाँ मेजर ओशान से मुलाकात करनी थी। ओवर, फ्रेडरिक ने उलझे हुए लहजे में कहा। यस बॉस, कॉल के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि इन शातिर लोगों ने धोखा देने के लिए सब कुछ किया हो, टेलर ने कहा। तो तुम्हें यकीन है कि इस जीप में पाकिस्तानी एजेंट्स हैं? फ्रेडरिक ने कहा। यस बॉस, सर्चिंग रेस से न सिर्फ मैंने इनकी जीप चेक कर ली है, बल्कि इस जीप में इंतहाई खतरनाक और ताकतवर असले का भी मुझे कौशन मिल रहा है। जाहिर है ये लोग पाकिस्तानी एजेंट्स ही हैं जो इस कदर तादाद में खौफनाक असला जीप में ले जा रहे हैं। ओवर, फेलर ने कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि हम लोगों को धोखा देकर बराह रास्त होल्टन पर हमला करना चाहते हैं, फ्रेडरिक ने कहा। यस बॉस, लगता ऐसा ही है, फेलर ने कहा। अच्छा सुनो, क्या तुम इस जीप पर मिसाइल फायर कर सकते हो? ओवर, फ्रेडरिक ने कहा। नहीं बॉस, घने जंगल की वजह से मिसाइल फायर नहीं हो सकता, ओवर, फेलर ने जवाब देते हुए कहा। इस कदर घने जंगल में जीप कैसे चल रही है, वो भी रोशनी के बगैर? फ्रेडरिक के लहजे में हैरत थी। बॉस, जीप जंगल के अंदर मौजूद छोटे छोटे रास्तों पर चल रही है और जिस तेजी से जीप आगे बढ़ रही है इसे देखकर लग रहा है जैसे ड्राइवर इन रास्तों से बाखूबी वाकिफ हो, वो अंधेरे में देखने की भी कुदरती सलाहियत रखता हो। या फिर दूसरी तरफ से, फेलर कहते कहते रुक गया। या फिर क्या? ओवर, फ्रेडरिक ने कहा। या फिर इन्होंने शायद आंखों पर टेलीनाइट स्कोप गोगल्स लगाई हो, फेलर ने जवाब दिया। तो फ्रेडरिक बेख्तियार होंठ भींच कर रह गया। तुम्हारी ये बात दुरुस्त हो सकती है, इन्होंने यकीनन रास्ता देखने के लिए आंखों पर टेलीस्कोप लगा रखी होंगी। बहरहाल अभी यह होल्टन से कितने फासले पर है? फ्रेडरिक ने कहा। अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, फेलर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, मैं इस दौरान मैडम टेरेसा से बात करता हूँ, ओवर एंड ऑल, फ्रेडरिक ने कहा। और इसके साथ ही इस ट्रांसमीटर इसने ऑफ कर दिया। फिर इसने ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी तब्दील की और एक बटन प्रेस करके वो दूसरी तरफ कॉल देने लगा। जैक ने इसे इस बात का इख्तियार दे दिया था कि वह शख्स ज़रूरत के वक्त डायरेक्ट एंटोनियो या टेरेसा से बात कर सकता है। यस एंटोनियो, अटेंडिंग यू, ओवर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। फ्रेडरिक बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी मैडम टेरेसा से बात करवा सकते हैं? फ्रेडरिक ने मौजमाना लहजे में बात करते हुए कहा। टेरेसा कैंप का दौरा करने के लिए बाहर गई हुई है, तो मुझे बताओ क्यों कॉल की है? ओवर, एंटोनियो की करख्ता आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, पाकिस्तानी एजेंट किसी भी लम्हे बेस कैंप के करीब पहुँच सकते हैं और वो यहाँ पहुँचकर बेस कैंप पर हमला कर सकते हैं, फ्रेडरिक ने कहा। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ हैं पाकिस्तानी एजेंट्स? एंटोनियो ने चौंकते हुए कहा। तो फ्रेडरिक ने इसे फेलर की बताई हुई तफसील बता दी। हो ना हो, तुम फिक्र न करो, कोई भी गैर मुतालिक जीप बेस कैंप की हदूद में दाखिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ के हिफाजती इंतजाम ऐसे हैं कि हर तरफ फैली हुई मौजूद मखसूस रेस की वजह से इस तरफ आने वाली जीप या कोई भी गाड़ी लम्हों में जलकर राख हो जाएगी। और जहाँ तक हमले का ताल्लुक है, हमें इसके बारे में मालूम है और हमने इसका मुकम्मल इंतजाम कर रखा है, एंटोनियो की आवाज़ सुनाई दी। ओके बॉस, ओवर, फ्रेडरिक ने मुतमईन लहजे में कहा। फेलर से कहो कि वो मुसलसल इन पर नज़र रखे और तुम मुझे मुसलसल इस बारे में रिपोर्ट देते रहो। जब वो बेस कैंप के करीब पहुंच जाएं तो इससे पहले कि वो हम पर हमलावर हों, हम इन पर हमला कर देंगे, ओवर, एंटोनियो ने कहा। ओके बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी, फ्रेडरिक ने मौजमाना लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया। फ्रेडरिक ने एक तवीज़ सांस लेकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे सामने मेज़ पर रख दिया। अभी थोड़ी देर गुजरी होगी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और जैक अंदर दाखिल हुआ। जैक को देखकर फ्रेडरिक इसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। तुमने बॉस एंटोनियो को क्या रिपोर्ट दी है? जैक ने इससे मुखातिब होकर कहा। तुमने बॉस एंटोनियो को कोई रिपोर्ट दी है? जैक ने इससे मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, फ्रेडरिक ने जवाब दिया और फिर इसने वो सब कुछ जैक को भी बता दिया जो इसे फेलर ने बताया था। ठीक है बॉस, एंटोनियो ने हुक्म दिया है कि इस मामले को मैं खुद हैंडल करूं, तुम फ़ौरन फेलर से मेरी बात कराओ, जैक ने कहा। तो फ्रेडरिक ने इस बात में सर हिलाया और फिर इसने ट्रांसमीटर उठाकर फेलर के ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और इसे कॉल देने लगा। फेलर बोल रहा हूँ, ओवर। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से फेलर की आवाज़ सुनाई दी। फेलर बॉस से बात करो, ओवर, फ्रेडरिक ने कहा। फेलर, मैं जैक बोल रहा हूँ, तुम हेलीकॉप्टर लेकर फ़ौरन बेस कैंप आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और मिशन मुकम्मल करके हम यहाँ वापस आएंगे। हमारा मिशन इन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने का है, जैक ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से फेलर ने जवाब दिया और जैक ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया।
जब फेलर आ जाए तो मुझे फौरन इत्तला देना, जैक ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर रख दी और मुड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके जाने के बाद फ्रेडरिक ने एक तवील सांस ली और फिर इसने उठकर दीवार में नस्ब एक अलमारी खोली और इसमें से शराब की एक बोतल और गिलास उठाकर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इसने गिलास में शराब उंडेली और फिर घूंट घूंट शराब पीने में मसरूफ हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और फेलर अंदर दाखिल हुआ। इसने फ्रेडरिक को सलाम किया। तुम पहुंच गए हो? फ्रेडरिक ने चौंक कर कहा। यस बॉस, मैं अभी पहुंचा हूं। ठीक है, मैं बॉस को बता देता हूं, तुम हेलीकॉप्टर में रहो, फ्रेडरिक ने कहा। ठीक है बॉस, फेलर ने जवाब दिया और फिर मुड़कर कमरे से निकलता चला गया। फ्रेडरिक ने फ़ोन पर जैक को फेलर के आने की इत्तला दी तो थोड़ी ही देर में जैक इसके पास पहुंच गया। तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैंने फेलर से कहा है कि वो अपने साथ 10 मुसल्लह आदमियों को ले ले, हो सकता है कि हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ जाए, जैक ने कहा तो फ्रेडरिक ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे से निकलकर बाहर आ गए और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों हेलीकॉप्टर में सवार होल्टन के इस रास्ते की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे जहां फेलर ने जीप को चेक किया था। पायलट सीट पर फेलर था, साइड सीट पर जैक बैठ गया, जबकि आगे सीटों पर जहां 10 मुसल्लह अफराद बैठे हुए थे फ्रेडरिक इनके साथ बैठ गया। इन सब के पास मशीन गन्स थी और इनके मैगजीन भी मौजूद थे। और फिर तकरीबन 1 घंटे की परवाज़ के बाद वो बेस कैंप से दूर जंगल के एक हिस्से में हमवार ज़मीन पर उतर गए। जैक और इसके साथी हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो वहाँ 10 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इनके सामने लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी कर्नल के यूनिफॉर्म में मौजूद था। मेरा नाम मेजर ओशान है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, इस कर्नल ने कहा। मैं जैक हूँ और ये मेरे साथी हैं। मेरा तारुफ मैडम टेरेसा और बॉस एंटोनियो ने पहले ही आपको करा दिया होगा, जैक ने आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे मालूम है, लेकिन आपने मुझे फौरी तौर पर 10 मुसल्लह आदमियों समेत यहाँ क्यों बुलवाया है? मैं आपकी यहाँ आमद की वजह नहीं समझ सका। मेजर ओशान के लहजे में परेशानी का तासुर मौजूद था। मेजर ओशान, पाकिस्तानी एजेंटों को हमने हेलीकॉप्टर के जरिए चेक किया है। वो एक जीप के जरिए जंगल के रास्ते यहाँ पहुँच रहे हैं। ये लोग हद दर्जे शातिर हैं। हमें हर सूरत में इन्हें आगे बढ़ने से रोकना है। इसके लिए हमें तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो इन पाकिस्तानी एजेंटों से होने वाली डील के बारे में आला हुकाम को कोई रिपोर्ट नहीं जाएगी, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर हो सकता है, जैक ने गुर्राते हुए कहा। मैंने ये डील भी इन्हें धोखा देने के लिए की थी ताकि वो मुतमईन होकर ओल्टन आने का फैसला करें, वरना मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इसके बावजूद मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूँगा। जहाँ तक पाकिस्तानी एजेंटों के जीप में यहाँ आने का ताल्लुक है तो हमारी मशीनरी ने भी इन्हें चेक कर लिया था और मैं अपने साथियों समेत जंगल की सरहद पर पहुंच गया था ताकि इनकी जीप पर मिसाइल फायर करके इनका खात्मा किया जा सके। लेकिन फिर मुझे एंटोनियो की तरफ से इत्तला मिली कि इनकी जीप या तो ख़राब हो गई है या इसका फ्यूल ख़त्म हो गया है और इसलिए वो यहाँ से तकरीबन 15 मील के फासले पर रुक गई है और वो लोग भी वहीं मौजूद हैं। मैं इसलिए यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए आ गया कि अगर वो पैदल चल कर यहाँ आएंगे तो इन्हें यहाँ पहुँचने में कई घंटे लग जाएंगे। अब आप आ गए हैं, अब आप यहाँ का कंट्रोल संभाल लेंगे और हम आपकी हिदायत पर अमल करेंगे, मेजर ओशान ने कहा। शुक्रिया। क्या आप मालूम कर सकते हैं कि जीप के पास कितने आदमी मौजूद हैं और जीप कहाँ है? फ्रेडरिक ने कहा। मैंने आपके आने से पहले मशीन रूम इंचार्ज से मालूम कर लिया है। जीप जंगल के एक हिस्से में रुकी हुई है और इसके करीब 2 औरतें और 2 मर्द मौजूद हैं, मेजर ओशान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये ग्रुप तो 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि हमें डॉय देने के लिए 4 अफराद जीप के पास रुक गए हैं और 2 आदमी यहाँ पहुँच रहे हैं, जैक ने तेज लहजे में कहा। यस सर, ऐसा ही लगता है, लेकिन वो आदमी जैसे ही होल्टन एरिया में पहुँचेंगे रेत का शिकार होकर बेहोश हो जाएंगे। यहाँ हमने हर तरफ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं। गुड, जीप जिस साइड पर रुकी हुई है हमें इस तरफ ले चलो ताकि हम इन्हें साथ साथ चेक करते रहें। वो इंतहाई चालाक लोग हैं, इसलिए इनके साथ साथ चेकिंग बेहद ज़रूरी है। आए, मेजर ओशान ने कहा और फिर इसने अपने आदमियों को वहीं रुकने का कहा और ख़ुद वो शुमाली सिमत की तरफ चल पड़ा। जैक ने अपने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर जैक और इसके साथी मेजर ओशान के पीछे चलते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो दरख्तों के एक घने झुंड में पहुंच गए। वो लोग इसी झुंड के दूसरी तरफ कुछ फासले पर मौजूद हैं, मेजर ओशान ने कहा। आपने यहाँ क्या इंतजाम किए हुए हैं? जैक ने इधर उधर देखते हुए कहा। झुंड के आखिर में 4 दरख्तों पर बेहोश कर देने वाली रेस फायर करने वाले आलात मौजूद हैं जो सेंसर की मदद से काम करते हैं। जैसे ही कोई जानदार इस पूरे सरहदी इलाके में लगाए हुए इन सेंसर को क्रॉस करता है तो ये रेत इस पर खुद ब खुद फायर हो जाएंगी। मेजर ओशान ने हाथ के इशारे से दरख्तों पर नस्ब किए गए आलात की तरफ इशारा करते हुए कहा। गुड, ये वाकई बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम हैं, लेकिन हमें फिर भी इनको चेक तो करना है, जैक ने कहा और फिर वो अपने पीछे खड़े फ्रेडरिक की तरफ मुड़ गया। फ्रेडरिक, तुम हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और इस जीप को भी चेक करो और इन आदमियों को भी, लेकिन बुलंदी इतनी रखना है कि नीचे से तुम पर फायरिंग ना हो सके। और फिर ट्रांसमीटर पर मुझे रिपोर्ट दो, जैक ने फ्रेडरिक से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, फ्रेडरिक ने कहा और वापस मुड़ गया।
तुम मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़कर इस अंदाज में बैठ जाओ कि जंगल की तरफ से आने वालों पर आसानी से फायर खोल सको, जैक ने अपने बाकी साथियों से कहा। यस बॉस, इन 10 अफराद ने कहा और फिर वो तेजी से आगे बढ़कर मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़कर इनकी नज़रों से गायब हो गए, जबकि फेडरिक इस तरफ को बढ़ चुका था जिधर हेलीकॉप्टर मौजूद था। आए हम मशीन रूम में बैठकर ज़्यादा मुस्तैद अंदाज में सबकी चेकिंग कर सकते हैं, मेजर ओशान ने कहा तो जैक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों मुड़कर इस तरफ को बढ़ते चले गए। थोड़ी देर में वो मशीन रूम में दाखिल हो रहे थे। मशीन पर 2 अफराद बैठे हुए थे। इनके सामने एक स्क्रीन ऑन थी। स्क्रीन पर एक जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी चली आ रही थी। इस जीप का रुख बेस कैंप की तरफ था। चूंकि वहां हर तरफ तारीकी थी, इसलिए स्क्रीन पर जीप के अंदर मौजूद अफराद नजर नहीं आ रहे थे। जैक और से इन्हें देखने लगा। अचानक वो देखकर चौंक पड़ा कि जीप मुड़ी और जंगल से निकलकर बेस कैंप की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। जीप ना सिर्फ बंद थी बल्कि सील्ड थी और फिर दौड़ते दौड़ते जीप अचानक रुक गई तो जैक एक बार फिर चौंक पड़ा। चंद हमों बाद जीप के दरवाजे खुले और फिर इसमें से मर्द और औरतें बाहर निकलने लगे। 4 मर्दों और 2 औरतों का ग्रुप था जो सबके सब एक्रीमियन थे। इनका अंदाज बता रहा था कि जीप का फ्यूल खत्म हो गया है या जीप खराब हो गई है। फिर वो सब जीप को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। इन पर टारगेट फिक्स करो जल्दी, जैक ने कहा तो ऑपरेटर ने तेजी से बटन प्रेस करना शुरू कर दिए। टारगेट फिक्स्ड हो चुका है जनाब, ऑपरेटर ने मौतवाना लहजे में कहा तो जैक ने इस बात में सर हिला दिया। अभी वो बैठा इन्हें देख रहा था कि अचानक स्क्रीन पर एक हेलीकॉप्टर नजर आने लगा। हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर था। हेलीकॉप्टर को क्लोज करो, जैक ने कहा तो ऑपरेटर ने अपने सामने मौजूद स्विच पैनल पर मौजूद एक नाब को घुमाया तो स्क्रीन पर आसमान का मंजर क्लोज होने लग गया। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर भी नजर आने लगा। इस हेलीकॉप्टर में फेडरिक और फेलर को देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नमूदार हुए। इसने जेब से एक जदीद ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो जैक कॉलिंग ओवर, जैक ने तेज और तहमकाना लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। हेलो जैक कॉलिंग ओवर, जैक ने तेज और तहमकाना लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चीफ, फेडरिक अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। मैंने स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स कराया है, क्या तुम इससे देख रहे हो ओवर, जैक ने कहा। यस चीफ, 2 औरतें और 4 मर्द मौजूद हैं जो आगे बढ़ रहे हैं ओवर, फेडरिक ने जवाब देते हुए कहा। ओके, टारगेट को हिट कर दो। जब ये बेहोश हो जाएं तो इन्हें उठाकर हेलीकॉप्टर में डालकर रेड पॉइंट पर ले जाओ। वहां ले जाकर इन्हें सेल नंबर 5 में पहुंचा दो। ये काम जिस कदर तेजी से मुमकिन हो करो। चीफ, क्यों ना इनका वहीं जंगल में ही खात्मा कर दिया जाए ओवर, फेडरिक ने कहा। तुम नॉनसेंस, अहमक और बेवकूफ़ आदमी हो। बॉस मैं हूं या तुम, जैक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। आई एम सॉरी चीफ ओवर, फेडरिक ने इंतहाई मादत भरे लहजे में कहा। फौरी हरकत में आ जाओ इससे पहले कि ये लोग टारगेट से हट जाएं। ये काम मुकम्मल करके मुझे फौरी इत्तला दो और सुनो, ये सारा काम इस अंदाज में मुकम्मल करो कि खुद इन्हें भी मालूम ना हो कि इनके साथ क्या हुआ है ओवर, जैक ने तेज लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, फेडरिक ने जवाब दिया। पूरा काम सर अंजाम देकर मुझे ट्रांसमीटर पर फौरन रिपोर्ट दो, जैक ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और जैक ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके साथ ही इसकी नज़रें दोबारा स्क्रीन पर जम गई, लेकिन चंद लम्हों बाद ही स्क्रीन पर एक धमाका सा हुआ और स्क्रीन ऑफ हो गई। जैक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया क्योंकि वो समझ गया था कि फेडरिक ने टारगेट हिट कर दिया है, क्योंकि स्पेशल रेस फायर होते ही सैटेलाइट राब्ता खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अब वो बैठा बेचैनी से फेडरिक की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसे जल्दी से ट्रांसमीटर को बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, फेडरिक कॉलिंग ओवर। राब्ता होते ही फेडरिक की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है ओवर, जैक ने तेज लहजे में पूछा। चीफ, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। इन सबको बेहोश करके रेड पॉइंट के सेल नंबर 5 में पहुंचा दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। गुड शो, रियली गुड शो, जैक ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। जरोशान के चेहरे पर भी मुसरत के तासुरात दिखाई दे रहे थे। थैंक यू बॉस, फेडरिक ने कहा। इन सबको मुसलसल बेहोश रखो और साथ ही इन्हें रस्सियों से बांध दो। ये इंतहाई खतरनाक एजेंट्स हैं, जैक ने कहा। यस चीफ, लेकिन कब तक ओवर, फेडरिक ने पूछा। जब तक बॉस एंटोनी और मैडम टेरेसा नहीं आ जाते, जैक ने जवाब दिया। इसका मतलब है चीफ कि जब तक मैडम टेरेसा और बॉस एंटोनियो नहीं आ जाते हमने इन्हें जिंदा रखना है, फेडरिक ने कहा। हाँ, जैक ने जवाब दिया। इसने फेडरिक को चंद मजीद हिदायत दी और फिर इनसे राब्ता ख़त्म कर दिया। मेरी आंखें खुली तो मुझे अपने सामने कुर्सी पर बैठे हुए टेरेसा और इसके साथ बैठे हुए एंटोनियो के चेहरे नजर आए। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने होश में आते ही देख लिया था कि वो कुर्सियों से बंधा हुआ बैठा हूँ। मैंने गर्दन घुमाई और मेरे साथी भी इसी तरह कुर्सियों पर बंधे हुए थे। तुम्हारे नाखूनों में मौजूद ब्लेड मैंने पहले ही निकाल लिए हैं, इसलिए नैलून की ये बारीक रस्सी अब तुमसे नहीं कट सकेगी, टेरेसा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी बड़े अरसे से सोच रहा था कि इन नाखूनों को तेज कराऊं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती थी।
चलो अब ये काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद ना थी कि तुम इतनी आसानी से काबू में आ जाओगे। वो तो होता रहेगा टेरेसा, पहले ये बताओ कि तुम अब वाकई इस सतह पर उतर आई हो कि इतने छोटे से काम के लिए भी तुम्हें हायर किया जा सकता है। मैंने कहा, ये छोटा काम नहीं है। तुम जैसे खतरनाक एजेंटों को पकड़कर हमने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है, और इस कारनामे के बदले ना सिर्फ हमारे नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी हलाकत का क्रेडिट जब डॉग स्काई एजेंसी को मिलेगा तो डॉग स्काई एजेंसी का रोब पूरी दुनिया पर तारी हो जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से ज़्यादा ताकतवर और फाल डॉग स्काई एजेंसी है। तुम लोग डीएस हेडक्वार्टर में घुसना चाहते थे ताकि वहाँ कर्नल मॉर्गन को काबू कर सको और इससे BR फार्मूला हासिल कर सको, लेकिन हमने तुम्हारी सारी प्लानिंग खाक में मिला दी है। हमने न सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाले तमाम साथियों को पकड़ लिया है, बल्कि तुम सबके डेथ ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। तुम्हें सिर्फ इसलिए होश में लाया गया है ताकि मरने से पहले तुमको ये मालूम हो जाए कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को किसने पकड़ा है और तुम्हारी हलाकत किनके हाथों होने जा रही है। अब चूंकि तुम होश में आ चुके हो, इसलिए तुम बताओ कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को किस तरह से मौत से हमकनार किया जाए, टेरेसा ने पूछा। तो क्या अभी ये फैसला करना बाकी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हम तुम्हें मौत की वादी में पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर चुके हैं, टेरेसा ने पहले और फिर एंटोनियो से मुखातिब होकर कहा। तो एंटोनियो कुर्सी पर से एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसने जेब से यकलक मशीन पिस्टल निकाल कर इसका रुख मेरी तरफ कर दिया। बस अब सिर्फ ट्रिगर दबाने की देर है, इसके बाद तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म का साथ छोड़ देगी। तुम्हारे बाद तुम्हारे साथियों का भी यही अंजाम होगा, टेरेसा ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही इसने भी जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। इसका मतलब है कि तुमने हमें हर सूरत में हलाक करने का फैसला कर लिया है, मैंने कहा। हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मौत हमारे हाथों ही लिखी है। टेरेसा ने मशीन पिस्टल का रुख मेरी तरफ किया हुआ था। तो फिर क्या ख्याल है, इस एक एक्ट के ड्रामे का पर्दा गिराना दिया जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही मेरी दोनों टांगें बिजली की सी तेजी से इकट्ठी होकर बुलंद हुई तो टेरेसा के हाथ से मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक धमाके से अकबी दीवार से जा टकराया, और इसी लम्हे सर की तेज आवाज़ के साथ ही छत से सुर्ख रंग की गैस निकलकर जब तक पूरे कमरे में फैलती चली गई। मैंने हरकत में आते ही अपना सांस रोक लिया था, जबकि मेरे साथी पहले ही बेहोश थे। मशीन पिस्टल हाथ से निकलते ही टेरेसा बिजली की सी तेजी से कुर्सी से उठी थी, लेकिन इसे संभलने का मौका ही ना मिला और वो लहराती हुई नीचे फर्श पर गिर गई। एंटोनियो का भी यही हाल हुआ था, वो भी लहरा कर गिरा और फिर ना उठ सका। इसके साथ ही कमरे के दरवाजे पर सियाह रंग की किसी धात की चादर सी आ गई थी। सुर्ख रंग की गैस जिस कदर तेजी से फैली थी, इतनी ही तेजी से गायब हो गई, लेकिन मैं सांस रोके बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने आहिस्ता से सांस लेना शुरू कर दिया और फिर मैंने तवील सांस लिया और इसके साथ ही मैंने अपनी उंगलियों को हरकत देना शुरू कर दी। मेरे हाथ मेरे अक में रस्सी से बंधे हुए थे और फिर मेरे जिस्म को रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले जिस्म को। मेरी टांगों के गिर्द रस्सी मौजूद नहीं थी। यही वजह थी कि मुझे टांगें इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। गो के मेरे नाखूनों में मौजूद ब्लेड वाकई गायब थे, लेकिन मेरी उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थी। मुझे मालूम था कि सीक्रेट एजेंट किस किस्म की गांठ को ज़्यादा मजबूत महफूज समझते हैं और मुझे इस गांठ को खोलने का तरीका आता था। मेरी उंगलियां इसी रस्सी के सिरे को तलाश कर रही थी, जिसको खींचते ही गांठ खुल जानी थी और किसी सूरत में ये गांठ नहीं खुल सकती थी। और चंद लम्हों बाद मैं रस्सी का सिरा तलाश करने में कामयाब हो गया और फिर 2-3 बार झटके देने से मेरी कलाई पर बंधी हुई रस्सी भी खुल गई। मेरे दोनों हाथ आज़ाद हो गए। मैंने अपने दोनों बाजुओं को पूरा जोर लगाकर अक पर अपने दोनों पहलुओं पर किया और फिर इन्हें मोड़कर मैं जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियों को खिसकाकर अपने सीने से ऊपर गर्दन तक ले जाने में कामयाब हो गया और फिर मेरा जिस्म कुर्सी से नीचे फर्श की तरफ खिसकना शुरू हो गया। चंद लम्हों की कोशिश के बाद मेरी गर्दन और सर रस्सियों से बाहर आ गया। एक तवील सांस लेकर खड़ा हो गया। फिर मैं तेज़ी से दीवार के साथ पड़े हुए मशीन पिस्टल की तरफ बढ़ा और मशीन पिस्टल उठाकर मैं दरवाजे के साथ मौजूद स्विच पैनल की तरफ बढ़ गया, जिस पर मशीन पिस्टल की ज़रब लगाई। मैंने छत पर मौजूद बेहोश कर देने वाली गैस के सिस्टम को ऑन किया था।